केंद्र सरकार ने फर्जी अपनी एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला। जाहिर सी बात है, जब हमारे साथ ज्यादती हुई है तो लोग हमारे साथ खड़े हैं कहीं ना कहीं और ये भी मानते हैं कि हम ज्यादती हुई है। हमने तो सिर्फ काम किया है और अगर ये इतने हमारे काम से परेशान नहीं होते तो हमको जेल क्यों भेजते। जितने जुल्म थे वो ये हम पर कर चुके, जितना जुल्म कर सकते थे किया। अब हम उससे ज़्यादा मजबूती से आएंगे। अभी हम दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन देश को भी बचाना है और आप देखिएगा कि हम देश को किससे बचाना है? भाजपा जो आज इस पूरे देश के भाईचारे को खत्म करने पर तुली है। आप उसे आपदा वाली सरकार कह रहे हो जो लोगों को डायरेक्ट राहत दे रही है। अगर हम आपदा वाली सरकार है तो लोग हमारे साथ क्यों खड़े हैं? वोट को स्लो करेंगे, बेईमाना करेंगे, फिर यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे और मेरे नाम पर, ये पूरे दोखला के नाम पर पूरी दिल्ली के इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ नफीसा खान। जहां दिल्ली के अंदर एक तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर सियासी पारा हाई है, यानी कि गर्माहट बढ़ गई है क्योंकि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है और रोज नए नए नेताओं के बयानों से, विवादों से दिल्ली का चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प बनता जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये है, जब एक तरफ तमाम दलों की निगाहें दिल्ली की सत्ता पर है तो दिल्ली के अंदर सरकार कौन बनाने जा रहा है? इसी पूरी चुनावी चर्चा को लेकर बातचीत करते हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक और ओखला से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान जी मौजूद हैं। समझते हैं कि इस बार के समीकरण क्या बैठ रहे हैं और इस बार आम आदमी पार्टी सरकार के कितने करीब है या फिर सत्ता दूर होती जा रही। सवाल कई हैं क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी शीश महल और आपदा वाले वार आम आदमी पार्टी पर कर रही है तो समझते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है इस बार के चुनावों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 4PM पर। अमानतुल्लाह खान जी, चर्चा में चुनावी तौर पर आगे करूँ उससे पहले आपका जो नाम है वो काफ़ी सुर्खियों में भी बना और विवादों से भी घिरा रहा। तो शुरुआत इसी से करते हैं क्योंकि कई बार ईडी की गिरफ्त में आप जेल में भी रहकर आए हैं, कई बार आपके घर पर रेड भी पड़ी है, तो और अब चुनावी मैदान में है दोबारा से। कितना संघर्ष रहा आपका, कितनी चुनौतियां हैं और इस बार का चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मेरे लिए चुनाव, मेरे क्या पूरी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत अहमियत रखता है जी। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने हम पर झूठे करप्शन के चार्जेस लगाए, हमको परेशान किया, काम नहीं करने दिया, जेलों में रखा जी। मुझे भी जेल में रखा, मुख्यमंत्री साहब को जेल में रखा, उप मुख्यमंत्री को बहुत टाइम तक जेल में रखा और सत्येंद्र जैन जी को जेल में रखा, संजय सिंह जी को जेल में रखा। तो अब हम सारे लोग बाहर हैं तो हमारे लिए ये चुनाव बहुत अहमियत रखता है कि बहुत टाइम हम जेल में रहे तो लोगों से संपर्क हमारा नहीं हो पाया, सालों से परेशान रहे जी। तो अब लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो काम अधूरे थे उनको पूरा कर रहे हैं। जब से मैं आया हूँ 2 महीने के करीब मुझे हुआ है तो मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ। रात में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, मतलब सुबह में 12 बजे हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट जो रुके हुए काम थे उनको पूरा किया और लोगों से मिल भी रहे इसी बीच में, तो लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों का मानना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी भी जी। लेकिन अमानतुल्लाह खान जी, आप पर भी कई आरोप लगे, क्या ज़मीन कुछ कमज़ोर पड़ी है या वो मजबूती अभी भी बरकरार है जनता के बीच में आपकी? देखिए, जो झूठे आरोप लगे, मैं 72 दिन में जेल से बाहर आ गया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की इमेज को ख़राब करने के लिए, परेशान करने के लिए, जेल में डालने के लिए, दिल्ली सरकार तोड़ने के लिए उन पर आरोप लगे, उसी तरह से हम सब पर झूठे आरोप लगे। हम जनता के बीच में हैं, जनता जानती है कि हम किस तकलीफ़ों से हम गुज़रे, क्यों गुज़रे, क्योंकि हम जनता की आवाज़ को हमने उठाया, जहाँ जहाँ जुल्म हुआ उस आवाज़ को हमने उठाया। तो इस वजह से हम लोगों के बीच में रहे, हम काम ना करें और हमारी इमेज को ख़राब करने के लिए झूठे आरोप लगे, सब जानते हैं। आज हम जेल से बाहर हैं तो लोगों में जा रहे हैं तो लोगों को हम पे भरोसा, और वो कहती है केंद्र सरकार ने फर्जी अपनी एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला। जी, आप दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को खत्म करने की कोशिश की गई। तो क्या आम आदमी पार्टी सिंपैथी पाने के लिए बीच में है जनता के और उसी सिंपैथी वोट को हासिल करना चाहती है? देखिए, सिंपैथी नहीं है, हम लोग तो जो हमारे साथ हुआ वो तो सब जानते हैं जनता, और हम सिंपैथी के लिए तो हमें तो भेजा गया जेल, तो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से तो हम गए नहीं, हम तो लोगों के बीच में काम कर रहे थे। हाँ, वो अलग बात है कि कोर्ट ने हमारे साथ इंसाफ किया और हमारी आवाज़ को सुना गया और जैसे मेरी 72 दिन में जेल हुई, सीएम साहब की 4 महीने के आसपास जेल हुई, जेल से रिहाई हुई, मेरी 72 दिन में रिहाई हुई और आज सारे मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों, चाहे संजय सिंह हो, आज हम सारे बाहर हैं
और जाहिर सी बात है जब हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो लोग हमारे साथ खड़े हैं कहीं ना कहीं, और ये भी मानते हैं कि हम ज़्यादती हुई है। बाहर हैं और चुनावी मैदान में भी हैं, जनता के बीच आप लगातार जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? ओखला के मुद्दे क्या हैं इस बार? देखिए, ओखला में तो जो हम काम कर रहे हैं वही मुद्दे हैं। जैसे हम पूरे एरिया को सीवर्ड कर रहे हैं, सारी सड़कें हम बना रहे हैं 24 घंटे। ये वो इलाका है जहाँ अब से 10 साल पहले जब मैं विधायक नहीं था आबादी बहुत कम थी, लेकिन आज आबादी 10 गुना ज़्यादा बढ़ने के बावजूद भी 24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं। पानी की लाइन हम डाल रहे हैं, मेन लाइन हम डाल रहे हैं पानी की, जहाँ से आना है। जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे, अब 4 फीट तक मेट्रो स्टेशन के नीचे ओखला वाटर वर्क से हम ले आए हैं। एक अस्पताल हमने 314 बेड का यहाँ बनाया है। अपोलो में हमारे यहाँ के बहुत सारे पेशेंट EWS कैटेगरी के तहत हज़ारों की तादाद में यहाँ हमने कराए हैं। अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। जैसे हमने 2100 रुपया महिला सम्मान योजना देने का वादा किया है, तो उसे हम पूरा करेंगे। और दूसरा जो संजीवनी योजना के नाम से जो 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं जी, उनको हम जो है फ्री में ट्रीटमेंट देंगे, वो चाहे किसी भी अस्पताल में हो। तो ये हमें हर हालत में इम्प्लीमेंट करना है, यकीन इसका, ताकि जनता ने हम पे भरोसा कर रही है तो हमें भी पूरा इसको पूरा करना है। जी, लेकिन इन्हीं वादों पर ये आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास काम नहीं है गिनवाने के लिए, इसीलिए फ्री की रेवड़ियों के जरिए जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, आप किसी भी आदमी को क्या चाहिए होता है, वो कहता है कि साहब मुझे 24 घंटे बिजली दे दो। हमने 24 घंटे बिजली दे दी, फ्री बिजली दे दी। जी, दूसरा है कि साहब मुझे पानी दे दो, हमने फ्री पानी दे दिया, और जहाँ नहीं है वहाँ हम फ्री पानी दे रहे हैं। तीसरा है कि साहब अच्छी हेल्थ दे दो, हमने मोहल्ला क्लिनिक्स और आम आदमी क्लिनिक्स और अस्पताल दिए, और जिसमें दवाइयाँ फ्री दी और इलाज फ्री दिया। चौथा है कि अच्छी एजुकेशन दे दो, तो हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छी एजुकेशन दी। तो इंसान को 4 चीज़ों के अलावा तो बाकी जितनी अनऑथराइज कॉलोनी है उन सारी को डेवलप हमने किया। उनमें सीवर का काम किया, पानी की लाइनों का काम किया, हमने सारी सड़कें बनाई और बना रहे हैं। तो अगर बसों के अंदर हमने महिलाओं के लिए सफ़र भी किया, ऐसा कौन सा वादा है जो आम आदमी पार्टी ने 2015 में किया था, 2020 में किया था, जिसको पूरा नहीं किया? जी, तो अगर कोई ये कहता है कि अब काम दिलाने, काम गिनाने के लिए नहीं है, तो हमने तो काम किए, और क्या किया जनता के बीच में रह करके, और कुछ तो हमने किया ही नहीं है। जी, हमने तो सिर्फ काम किया है। और अगर ये इतने हमारे काम से परेशान नहीं होते तो हमको जेल क्यों भेजते, फर्जी मुकदमात लगाकर, या हमारी इमेज को ख़राब करने के लिए जेल क्यों भेजते? ये तो सब साबित हो गया ना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम था ही नहीं, पैसा कहीं से मिला ही नहीं, जी, ट्रायल कहीं थी नहीं। मेरे वाले मसले में तो इतना है कि मैं CBI ने जो चार्जशीट सबमिट की है, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने ED के अंदर चार्जशीट की, उसमें तो वो क्लीन चिट मुझे दे रहे हैं, करप्शन है ही नहीं। और वो कहते हैं रेगुलेटरीज की बात वो करते हैं, वो उसमें मैं भी नहीं उसमें रिक्रूटमेंट कमेटी है, रिक्रूटमेंट कमेटी ने वो किया था। और किसी एक इंसान का, जितने लोग रखे गए हैं जिसको ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए, किसी एक इंसान का ना तो CBI के अंदर स्टेटमेंट है कि मुझसे पैसे लिए गए, ना ED के अंदर है, ना ACB के अंदर है। 3 एजेंसियों ने उन लोगों से पूछा, ये चार्ज ही नहीं है, तो फिर करप्शन कहाँ से आ गया? फिर ये कहते हैं 100 करोड़ रुपए का करप्शन हो गया। कहाँ से हो गया? जब करप्शन की चार्ज ये है ही नहीं कि उनसे पैसा लेकर रखा गया, तो फिर ED कैसे साबित कर सकती है कि पैसा लिया गया? कैसे कह सकती है? जी। आम आदमी पार्टी, आपके सीनियर लीडर्स जो हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सब कुछ षड्यंत्र के तहत कर रही है, यानी कि सब कुछ साजिश है। लेकिन सवाल ये है सर कि बीजेपी को उससे क्या लाभ होगा? बीजेपी की कोशिश क्या है? क्या आम आदमी पार्टी की इमेज को धूमिल करने की कोशिश है? देखिए, बीजेपी, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को समझते हैं और जानते हैं, जितना लोग सब था, नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई अपने पॉपुलर लीडर था तो अरविंद केजरीवाल थे, और जिनकी इमेज एक क्लीन लीडर की इमेज थी, वादे पूरे करने की, और उस इमेज को ख़त्म करने के लिए शराब घोटाला, फर्जी शराब घोटाला उन पर लगाया, और उसमें चार्जेस में उनको जेल में डाला। जी, और जब उनकी ज़मानत हो गई तो फिर CBI के ज़रिए उनको गिरफ्तार किया। तो इनका इंटेंशन थी ना सीधी सी, और इमेज को ख़राब करने की इंटेंशन थी। इमेज ही ख़राब ये लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। और आप देखिएगा कि इस इलेक्शन के बाद हम और ज़्यादा मजबूती के साथ उठेंगे, और ज़्यादा बिल्कुल 100% और ज़्यादा मजबूती के साथ हम आएंगे। वो सब चीज़ें, जिन चीज़ों से गुजरना था, जितने जुल्म थे वो ये हम पर कर चुके, जितना जुल्म कर सकते थे किया, अब हम उससे ज़्यादा मजबूती से आएंगे बाहर। आप देखिए जी, तो ये लड़ाई क्या दिल्ली को बचाने की बन चुकी है? ये लड़ाई तो देश को बचाने की है। अभी हम दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन देश को भी बचाना है। और आप देखिएगा कि हम देश को बचाने, किससे बचाना है? भाजपा, जो आज इस पूरे देश के भाईचारे को ख़त्म करने पर तुली है, जो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को ख़त्म करने पर तुली है। आज आप देखिए कि मुल्क के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है, जितने भी थे, उनमें से 33 को तो ये प्राइवेट कर चुके हैं। 77 जो पब्लिक सेक्टर थे,
उन सबको ये प्राइवेट कर चुके, एक भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, एक नहीं बनाया। तो आप बता दीजिए, जो इस आदमी ने, जिसने सिर्फ अंबानी अडानी को पूरा देश बेचने का काम कर रहा हो जो आदमी, तो उस आदमी से बचाना है जो इस मुल्क के अंदर नफ़रत की राजनीति करता हो, जिसने घर घर के अंदर नफ़रत फैला दी हो। अब आप बात बताइए कि जो बच्चे आज 15 साल के या 10 साल के हैं, 10 साल 12 साल के हैं, और इतनी नफ़रत व्हाट्सअप के ज़रिए उन पर आ रही है, तो अगर वो जब 18-20 साल के होंगे तो इस मुल्क का माहौल क्या होगा। हिंदू मुस्लिम के अंदर जो झगड़ा पैदा करने वाली पार्टी है, जो नफ़रत की बुनियाद पर राजनीति कर रही हो, तो नफ़रत ही बढ़ेगी और नफ़रत से किसी का भला तो होगा नहीं। तो यहाँ इससे भी बचाना है। ये मुल्क भाईचारे से चल सकता है। मेरा अपना ओखला है, जितना वोट मुझे यहाँ से मिलता है उतना वोट मुझे उधर से मिलता है, दोनों तरफ से मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं हमारे यहाँ कि आपने सुना भी नहीं होगा कभी ओखला में किसी किस्म की कोई एक बात हुई हो। जब से मैं विधायक हूँ 10 साल में, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हुई। तो ये नफ़रत करने वालों से, इस मुल्क में लड़ाई कराने वालों से, इस मुल्क को लूटने वालों से बचाना है हमें तो। जी, लेकिन लड़ाई जो चल रही है सर, वो कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान। बीजेपी ये घोषित कर रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कट्टर बेईमान पार्टी है, जिसने हमेशा झूठ बोला, दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। तो आप जनता के बीच कैसे विश्वास पा पाएंगे? आप कैसे बताएंगे कि हम ईमानदार हैं? जनता जानती है, हमें बताने की ज़रूरत क्या है। अगर हम ईमानदार नहीं होते तो आज जेल से बाहर क्यों होते। कोर्ट ने तो बार कहा है कि है ही नहीं कुछ, 1 मिनट नहीं टिकेगा केस। मनीष जी के उसमें, अरविंद जी के उसमें आप देखो ना, सारे बेल ऑर्डर हैं, मेरे बेल ऑर्डर हैं, कहीं है ही नहीं। तो जनता तो सब जानती है। जिस मजबूती के साथ इन्होंने बेईमाने का चार्ज हम पर लगाया, उससे ज़्यादा मजबूती के साथ हम पर यह भी साबित हुआ कि हम लोग ईमानदार लोग हैं और हमने ये काम किया ही नहीं है। जी, अब यहाँ जगह जगह भाई हमें क्या काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ठेकेदार काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, आप पता करो कहीं से भी। लेकिन शराब घोटाले को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने की पूरा कोशिश कर रही है पूरी। कहाँ देखिए, है कहाँ वो मुद्दा? शराब घोटाला है कहाँ? पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ से? जिन लोगों से पैसा आया वो तो बीजेपी में शामिल हो गए, इन्हीं के लोग हैं। और वो तो बीजेपी को पैसा आया, वो भी तो है ना कि आपने देखा कि पैसा किसने दिया। जिस इंसान को इन्होंने एक्यूज़ बनाया था उसने ही बीजेपी को पैसा दिया और वो खुद उसको फिर छोड़ दिया, उसकी ज़मानत हो गई। तो ये इनसे बड़ा बेईमान कौन है? ये दूसरे को बेईमान बताते हैं, तो इनसे बड़ा गलत कौन है? इनसे बड़ा जालिम कौन है? इनसे बड़ा बेईमान? ये तो हर चीज़ पे ये तानाशाह लोग हैं। तानाशाहों से इस देश को बचाना है। जी, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि दिल्ली को आपदा वाली सरकार से बचाना है। आपदा की सरकार आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। हाँ, जिस सरकार ने दिल्ली के अंदर तमाम स्कूलों की हालत बदल दी, अस्पतालों की हालत बदल दी, महिलाओं के लिए बस में सफ़र फ्री कर दिया, जिसने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दी। मेरे अपने ही विधानसभा में 18 मोहल्ला क्लिनिक है। तो मेरी अपनी मोहल्ला, यहाँ पर हमने पूरे इलाके में सीवर डाल दिया, पानी की लाइनें डाल दी। यहाँ 24 घंटे, जहाँ यहाँ 24 घंटे लाइट नहीं आती थी शाहीन बाग में, आज 24 घंटे लाइट हमने दे दी, पूरी दिल्ली के अंदर दे दी, फ्री लाइट दे दी। आप उसे आपदा वाली सरकार कह रहे हो जो लोगों को डायरेक्ट राहत दे रही है। अगर हम आपदा वाली सरकार है तो लोग हमारे साथ क्यों खड़े हैं? हम लोग भला करने वाले लोग हैं। ये इसी तरह की तल्फाज इनके पास हैं। ये बेईमाने से जीतने वाले लोग हैं। ये बेईमाना करते हैं, वोटों को बांटते हैं। हमारे यहाँ जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो सबके टिकट बीजेपी कर रही है। बीजेपी अपने यहाँ बैठ कर रही है। तो कैसे कर रही है? इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया कि सेकुलर वोटों की तकसीम किया और 48 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2000 वोटों से कम से हारे हैं इंडिया गठबंधन के, और वहाँ पर वोटों का तकसीम इन्होंने किया धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर और दूसरी चीज़ों में, पार्टियों में बांटा। तो सेकुलर वोट को बांटा, उनका वोट स्लो किया, उनका वोट वैसे कटवाया, इलेक्टोरल वैसे कटवाया। अब मैं यहाँ अपने यहाँ बता रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ तकरीबन 8 से 9 हज़ार नए फॉर्म भरे गए हैं अभी, जब से ये महिला सम्मान योजना, और ये उसमें से 2000 वोट नहीं बनाएंगे। आज मैं आरओ से कह कर आया हूँ कि आप कैसे रिजेक्ट कर रहे हो। तो वो आदेश है इनको ऊपर से कि वोट बनाना नहीं है, क्योंकि महिला सम्मान योजना जब आई उसके बाद तो हमारा ही वोट वो बनाना, तो उनको नहीं बना रहे हैं। जो इनके अपने वोट हैं उनको बनाएंगे, जो हमारा वोट है उसको ये काट देंगे। ये कहते हैं कि साहब आधार पर एड्रेस और साहब आईडी नहीं चलेगी। अगर नहीं चलेगी तो ये बीएलओ की जिम्मेदारी है, उनसे बिजली का बिल ले ले, एड्रेस के लिए कुछ भी ले ले। लेकिन मैंने आज आरओ से शिकायत की है मैंने कि भाई हमारे यहाँ 9000 वोट के करीब नया जो इलेक्टोरल रोल आ गया, उसके बाद 9000 फॉर्म पेंडिंग है। तो ये बड़ा मुद्दा है कि 9000 वोट आप बनाओ, उसमें से सारा हमारा वोट है, तो वो नहीं बनाएंगे। ये जो इनका वोट पर्सनली आएगा, इनके नेताओं का, बीजेपी का फर्जी, उसको बढ़ा देंगे। हमारा वोट काटेंगे, उनका वोट बढ़ाएंगे, हमारा वोट स्लो करेंगे,
उनका वोट फास्ट करेंगे और वोट हमारा तकसीम करेंगे, यही राजनीति है इनकी। वैसे सामने आकर जीतना बस की नहीं है, 1 to 1 लड़ेंगे। और आप आरोप भी ये लगा रहे हैं कि फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं जिसका फायदा बीजेपी को। लेकिन सर, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष एजेंसी होती है, उस पर इतना गंभीर मैं कह रहा हूँ ना, आप चुनाव आयोग, चुनाव के जो सीईओ हैं या चुनाव का जो चुनाव आयोग है, तो वो पता कर लें कि ओखला में कितने फॉर्म आए, ओखला विधानसभा में नए फॉर्म कितने आए हैं। जितने आए हैं सारे बनाओ, क्यों नहीं बनाते? पिक एंड चूज क्यों है? सारे बना दीजिए उसको। 9,000 फॉर्म आए हैं, जिसने फॉर्म फिलअप किया है, आप उसका वोट बनाइए। नहीं बना रहे हैं क्योंकि महिला सम्मान योजना के बाद, लागू होने के बाद जिन लोगों के वोट नहीं थे, उन महिलाओं के वोट नहीं थे, उन्होंने वोट बनवाए, वही सब वोट हैं उनको वो काट रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे, 9,000 फॉर्म हैं और बनेंगे कितने इलेक्शन के दिन, आप चेक कर लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कि सारे वोट जितने भी हैं, ऐसे को मैं कल चिट्ठी भी लिखूँगा कि जितने भी वोट फॉर्म आए हैं, आप इलेक्शन से पहले उसको एश्योर करें कि बने सबके, और 100% बनेंगे, किसी का कैंसिल ना हो। और अगर कोई खामी है किसी के पास आईडी की, किसी चीज़ की, एड्रेस की, तो बीएलओ की क्या जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करे वो। आपने देखा कि शुरुआत जब चुनावी तौर पर हुई, दिल्ली के अंदर सियासी गर्माहट बढ़ी, तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधा ये हमला बोला कि आपके जो नेता हैं वो माला माल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल शीश महल में पहुंच गए, लेकिन जनता बेहाल हो गई है दिल्ली की। इसीलिए नारा दिया गया कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी भी इसी नारे पर जोर दे रहे हैं। अब वो एक तरफ तो राजमहल है, तो वो राजमहल को भी दिखा दे। वो जो कोरोना के टाइम में जो उन्होंने वो ख़रीदा था जहाज़, कोरोना के टाइम में, जबकि वक्त नहीं था, पेमेंट नहीं थी, लेकिन कोरोना के टाइम में ख़रीदा गया, उसकी आप कर लीजिए। और जबकि उस वक्त पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उस जहाज़ को ख़रीदा, जो चार्टर्ड प्लेन है। तो कौन है, मतलब ये तो सब जानते हैं कि पैसा किसके पास है, पैसा किसने कमाया है, बेईमाना किसने किया है, किसने घपले किए, किसने घोटाले किए, ये तो सबको मालूम है। आज इनके पास तमाम एजेंसियां हैं, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, एंटी करप्शन इनके पास है, दिल्ली पुलिस इनके पास है, इनकम टैक्स इनके पास है। मैं किसी को भी साबित कर दूं कि ये मेरे यहाँ ये खुद लगे हुए हैं। अभी ये रात में उस दिन 22 पुलिस वाले रात में मेरे यहाँ 12:30 बजे मेरे ऑफिस में आए। क्या प्लांट करने के लिए आए थे? जी हाँ, क्या प्लांट करने आए थे? कुछ तो है ये। तो ये तो खुद माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और इनसे बड़ा करप्ट कौन है? सारी एजेंसियां इनके पास हैं। ये किसी को भी इस्तेमाल ये करके, इनका क्या है कि आप इल्ज़ाम लगाओ झूठा, अपने लोगों से कंप्लेन कराते हैं, FIR कराते हैं, फिर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर मीडिया में बदनाम करते हैं, अरेस्ट करते हैं, जेल में डाल देते हैं। जब ज़मानत, क्योंकि धाराएँ ऐसी हैं, PMLA एक्ट के अंदर जल्दी से ज़मानत नहीं होती है, तो ज़मानत जब नहीं होती, कहते देखो अगर ये ईमानदार थे ज़मानत क्यों नहीं हो रही। अच्छा, फिर ज़मानत जब हो जाती है, फिर कहते हैं अच्छा जब अब कोर्ट में साबित होगा। अभी तो कोर्ट से तो बरी हुए नहीं है। अरे कोर्ट से बरी होंगे 20 साल बाद, 30 साल बाद। सारे केसेस में बरी हुए, मैं कितने सारे केस में बरी हुआ। अब फिर मेरे पास 19 मुकदमे, मुझे खुद नहीं पता लगता, केस ख़त्म करता हूँ, 19 मुकदमे अभी करंट मेरे पास 40 से ज़्यादा मुकदमे मुझ पर अब तक हुए। तो कहाँ हम लोग, और मुझे BC बनाया हुआ है, जो दिल्ली पुलिस की BC की लिस्ट है जी, मुझे उसमें BC घोषित किया गया है। मैं MLA हूँ। और BC किस केस में कि मैं एक जगह डेमोलेशन ये कर रहे थे कंचन कुंज में, और शाहीन बाग का जब डेमोलेशन हुआ था, वहाँ से मुझे अरेस्ट किया इन लोगों ने, और वो केस में बरी हो गया। वो BC दिल्ली पुलिस ने मुझे बनाया हुआ है जी। और सर, मैं आपकी वीडियो भी देख रही थी, बीती रात को, देर रात को कुछ पुलिस अधिकारी शायद आए थे, ऐसा कुछ वीडियो में आप बता रहे, क्या था वो पूरा मामला? ये रात में आए, कहने लगे आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, हमें यहाँ से अंदर से फ़ोन आया, कुछ छुपा है। तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आ गए? ये MLA ऑफिस है और विधानसभा से अलॉटेड ऑफिस है। हर विधानसभा में दिल्ली की विधायक ऑफिस सरकार का है, ये विधायक का है। आज मैं विधायक हूँ तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैं विधायक नहीं रहूँगा जो होगा वो इस्तेमाल करेगा। तो ये तो विधायक का ऑफिस है। जैसे वो CM ऑफिस था, CM हाउस था, वैसे ये विधायक ऑफिस है। तो हम ये तो विधायक ऑफिस में क्या रखा होगा, और ये अलॉटेड है बाकायदा। तो ये आए यहाँ पर, गेट ज़बरदस्ती गेट खुलवाया, जब नहीं खोला गेट, उसे शक हुआ हमारे उनको, मुझे टेलीफोन किया, तो वो चले गए और गेट पीटते रहे, दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। 22 पुलिस वाले रात के अंधेरे में। अच्छा, कोई ना इलेक्शन कमीशन बताने को तैयार है हमें, ना थाना बताने को तैयार है, मैंने कंप्लेन की थाने में, ना थाने को बताने को तैयार है कौन लोग थे, कहाँ के थे। उनके पास वीडियो है, मैंने CCTV उनको दिया है, बराबर सामने से वो ले गए हैं। अभी तक मैंने कंप्लेन दी रिटन में, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मुझे पुलिस ने बताना भी गवारा नहीं समझा कि साहब क्या हुआ था, कौन थे वो लोग, क्यों आए थे, क्या मकसद था। पुलिस वाले थे उनके साथ में, यूनिफॉर्म में पुलिस वाले थे। एक चोर को तो पकड़ लेते हैं, 22 पुलिस वाले यहाँ आए, किसके साथ आए नहीं पता लगा। लेकिन ये दिल्ली का जामिया से, शाहीन बाग से, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, यहाँ से पूरी दिल्ली का ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और इसकी ये साजिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ये बड़ा करेंगे, इसके नाम पर पोलराइज करने की कोशिश जी। तो आपको ये लग रहा है कि किसी तरीके का प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य इलाका भी है, क्षेत्र जो आपका लगता है ओखला?
कोई हथियार रख सकते थे मेरे यहाँ, कुछ भी ऐसी चीज़ रख सकते थे जिससे मुझे फंसाया जा सके, बदनाम किया जा सकता है। क्यों आ रहे हो आप? अगर आप इलेक्शन कमीशन से भी है, जब ऑफिस बंद है, लाइटें बंद है, तो आप रात को क्यों आ गए? मेरा एमएलए का विधायक है, विधायक ऑफिस से आप मेरे घर आते, फिर जब मैं आ गया तो फिर चले गए, फिर मिले नहीं मुझे, फिर बाद में भी नहीं मिले मुझे। तो अगर थे आप ठीक हो तो कौन थे आप? पुलिस की तो ये जिम्मेदारी बनती है ना, लोकल पुलिस की। मैंने 100 नंबर को भी कॉल किया, रिटेन में कंप्लेन दी। अभी तक तो मुझे एसएचओ शाहीन बाग ने ये भी नहीं बताया, आरओ ने मुझे ये भी नहीं बताया। मैंने आरओ से भी कहा, आरओ ने मुझे ये नहीं बताया कि भाई कौन लोग थे, क्यों आए थे यहाँ। जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे क्या समझ में बीजेपी की साजिश, बीजेपी की साजिश। बीजेपी हर हालत में, पहले तो यहाँ पे 100 कैंडिडेट खड़े कर दिए हर पार्टी से, कम से कम यहाँ 20 कैंडिडेट खड़े होंगे एक तरफ के, मेरी साइड की, इसी कम्युनिटी के 20 कैंडिडेट खड़े होंगे, वोट को तकसीम करेंगे, वोट को स्लो करेंगे, बेईमाना करेंगे, फिर यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे। और मेरे नाम पर, ये पूरे दोखला के नाम पर पूरी दिल्ली के इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। इनका ये मकसद है। सामने बस की नहीं है इनके जीतना, हिंदू मुसलमान करके या पोलराइज करके या झूठ बोल के या बेईमाना करके ये जीत सकते हैं। 1 to 1 ये कभी किसी से नहीं जीत सकते। जी, ये बेईमाना करके ये जीत सकते हैं। बीजेपी के लिए आपके पास क्या रणनीति है? क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि इस बार वनवास कटने वाला है, दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आपने ये भी कहा कि आपकी सीट पर, ओखला पर, कई उम्मीदवार आपके सामने हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के चेहरे भी कई हैं। तो क्या वोट कटने का डर है कि पिछली बार की जीत और इस जीत में कुछ फ़र्क आएगा? नहीं, देखिए, वोट काटने की साजिश तो ये की है इन्होंने, मैं बताया, महाराष्ट्र में की है, हरियाणा में की है, जिससे ही कामयाब हुए हैं। दिल्ली में भी ये कर रहे हैं। लेकिन हमें यकीन है हमारे पूरे इलाके पर, लोगों पर, इस भरोसे में वो उनके उसमें नहीं आएंगे, वो जाल में। वो कह रहे हैं कि अपने ख़ानदान का वोट ले लो, अपनी बिरादरी का वोट ले लो, अपने घर का वोट ले लो। ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने 40-50 कैंडिडेट खड़े कर दिए, और अपने अपने घर का अगर एक एक आदमी 200, 300 वोट भी काटेगा तो 15-20 हज़ार वोट तो ऐसे ही कट जाते हैं। यही तो इनकी रणनीति है। और अब पैसे की इनके पास कमी नहीं है, पैसा देते हैं कि लो आप चाहे जितना खर्च करो, तो पैसे की कमी इनके पास है नहीं। तो ये इनका, ये साजिशन, ये इन कामों को ये करते हैं। जी, तो बीजेपी को कैसे चुनौती आप देंगे? क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी भी आपके सामने हैं। हम तो जनता में जाकर ही चुनौती दे सकते हैं। पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, उनके पास तो पैसा ही पैसा है, अंबानी अडानी है उनके पास। हम तो जनता में जा रहे हैं अपने कामों को लेकर के, लोग हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है, पूरी तरह से खड़ी है, और हम ये चुनाव देखेंगे, जीतेंगे। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, और मैं ओखला इंशाल्लाह अच्छे वोटों से जीतूंगा। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, आपने पैसा का जिक्र किया। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी के नेता हैं, परवेश वर्मा, वो कभी पैसा बांट रहे हैं, कभी जूता, कभी साड़ी। वो एक तरीके से कैश फॉर वोट के जरिए पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, परवेश वर्मा को तो सब जानते हैं। जिस वक्त ये शाहीन बाग हुआ था, किस ज़बान का उन्होंने इस्तेमाल किया था, और कैसे वो पैसे बांट रहे हैं। पैसा बांट रहा है, खुला पैसा। आप पुरानी नई दिल्ली में जाकर किसी से पूछोगे वो कहाँ पैसे मिलेंगे, तो कोई भी ले जाएगा परवेश वर्मा के। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर छोटा सा कारनामा आम आदमी पार्टी के, कि झूठा भी कोई कंप्लेन कर दे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के, उसके नेता के खिलाफ, तो ये पूरी पुलिस, इलेक्शन कमीशन, सारे SDM सब लग जाती है इसी काम में जी, हमें जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए। वो खुला सबूत है उसका। वो लोग कह रहे हैं कि हमें दिए पैसे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये तो खुला छूट है। एक पार्टी उसके कैंडिडेटों को खुली छूट है, एक पार्टी उसके कैंडिडेटों को पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है, बदनाम किया जा रहा है, जकड़ के रखा हुआ है, काम नहीं करने जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान किया जा रहा है। जी, आखिरी सवाल, क्योंकि आपके प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और बीजेपी की ओर से, सर, मनीष चौधरी बीजेपी से और अरीबा खान कांग्रेस पार्टी से, जिनको कल ही टिकट मिला है, दोनों में से बड़ी चुनौती कौन है आपके लिए, और क्या रणनीति जिससे आप मात देने के लिए तैयार हैं? देखिए, 2015 में मुझे 1,04,000 वोट मिला था, और बीजेपी को 48,000 वोट मिला था, और अरीबा खान के फादर लड़े थे, उनको 20,000 वोट मिला था। वो MLA थे उस वक्त। जी, तो मैं 64,000 वोटों से बीजेपी से जीता था, और यहाँ हमेशा सेकंड पोजीशन पर बीजेपी रही है। दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है, ठीक उसी पैटर्न पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इलेक्शन है। 2020 के इलेक्शन में मुझे जो है 1,32,000 वोट मिला, बीजेपी को 60,000 वोट मिला, 58,000 वोट मिला, और कांग्रेस को मात्र 5,000 वोट मिला, 5100 वोट। तो मेरा जो मार्जिन था वो 72,000 वोट था बीजेपी से। तो हमें
जीत के वजह असल में यहाँ 2 वार्ड जो हैं पूरी तरह से मुस्लिम बहुल है, 2 वार्ड पूरी तरह से हिंदू बहुल है, जी 1 वार्ड जो है वो मिक्स है। तो हम जो है यहाँ चुनाव 5 वार्ड में लड़ते हैं। यहाँ 282 बूथ हैं। 1 नंबर बूथ से लेकर जो कालिंदी कॉलोनी है वहाँ से लेकर के शुरू होता है और आली गांव तक जाता है। तो आली गांव तक 282वां बूथ आगरी गांव में है। जी जे कॉलोनी भी यहाँ है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, सरिता विहार है, हर तरह का वोटर यहाँ रहता है। जी तो इन 282 के 82 बूथों पर हम लड़ते हैं। कांग्रेस 2 बूथ पर 2 वार्ड में लड़ती है, हम 5 वार्ड में लड़ते हैं, बीजेपी 2.5 वार्ड में लड़ती है। तो इसलिए ये इनके जीतने के चांसेस कम हैं और हमारे जीतने के जो चांसेस हैं, जी जो हमारा मार्जिन है वो इसीलिए ज़्यादा होता है यहाँ कि हम हर बूथ पर चुनाव लड़ते हैं, हर वार्ड में चुनाव लड़ते हैं, जी। हर जगह हमारा वोट है और वो खड़ा है अपनी जगह। आज तो हमारे इस बार भी आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? नहीं, पूरी जिस तरह से आवाम के बीच में मैं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कि अच्छे मार्जिन से हम यहाँ चुनाव जीतें और पूरी उम्मीद है मेरी आवाम पर, जनता पर। जिस तरह की मोहब्बत आवाम मुझसे करती है, जिस तरह का भरोसा मेरे ऊपर उनका कायम है, मैं उस कायम भरोसे को पूरी तरह से कायम रखूँगा और अच्छे मार्जिन से हम यहाँ इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। अमानतुल्लाह खान जो कि पूर्व विधायक भी रहे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की राहें दिल्ली चुनावों में कितनी आसान रहने वाली हैं, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो जीत का दावा ठोक रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी है। किस तरीके से चुनावी नतीजे आते हैं और कौन दिल्ली के अंदर सत्ता बनाने के करीब दिखाई दे रहा है, इसका इंतजार करना होगा, समझना होगा कि दिल्ली की जनता क्या कहती है, कौन दिल्ली पर काबिज होता है। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।